नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में खबर है कि वो बहुजन समाज पार्टी में फिर से जो है वो एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया से आ रही हैं और इस तरीके की खबरें सूत्रों से पता चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुजन समाज पार्टी के बीच में बातचीत चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का बसपा में विलय करेंगे या फिर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई तालमेल करके आगे की राजनीति तय करेंगे। क्योंकि इस समय वक्त और हालात ने बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों को ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी भी इस समय सियासी रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग पार्टी बनाई थी, कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य को कद के हिसाब से वोट उनको नहीं मिल पाए, जितने बड़े वो सामाजिक नेता हैं, समाज में जितनी बड़ी उनकी पहचान और छवि है, उस हिसाब से राजनीति में जिस तरीके का उनका कद है, उस हिसाब से कुशीनगर में उनको वोट नहीं मिल पाए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी काफ़ी ज़्यादा सियासी नुकसान हुआ है और बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार लोकसभा के चुनाव में काफ़ी कुछ जो है वो खो दिया है। तो वक्त और हालात ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी और बहुजन समाज पार्टी को भी ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां पर दोनों एक दूसरे के पूरक साबित हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो दोनों लोगों का फायदा है, इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। शुद्ध मुनाफे का ये जो है काम होगा अगर दोनों लोग एक दूसरे के साथ आते हैं। तो कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने चुनाव लड़ा था और उसके बाद जो है कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वहां पर जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे उनसे भी काफी कम वोट मिले थे। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए जरूरी हो गया है कि आने वाले समय में कि उनकी रणनीति क्या होगी, उनका जो है वो सियासी भविष्य क्या होगा। और उन्होंने जो शोषित समाज पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी आरएसएसपी, क्योंकि उसको भी उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता में स्थापित करना है। 2027 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समाजवादी पार्टी में पहले से ही रिश्ते खराब हो चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ अब उनकी वापसी की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि अभी अखिलेश यादव जी का जब 1 जुलाई को जन्मदिन था तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनको जन्मदिन की बधाई भी दी थी बाकायदा। और उसके अलावा जो है सियासी रिश्तों में भले ही खटास आई हो, लेकिन जो वैचारिक और आपसी रिश्ते होते हैं उनमें जो है कहीं कोई कुछ मतलब वैसी चीज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की जो है वो बधाई दी थी। तो अब लेकिन ये सब तो चीजें अलग हैं। लेकिन बात अगर की जाए कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्योंकि उसमें सबको अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना है, अपनी अपनी सियासत को मजबूत रखना है। और जिस तरीके से 2024 के चुनाव में चुनाव सीधे सीधे बाईपोलर हो गया, एनडीए और इंडिया का जो है के बीच में जिस तरीके से चुनाव हुआ, उन परिस्थितियों में जो है बसपा से लेकर के दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को सबको नुकसान हुआ। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है करिश्मा वो कुशीनगर में चल नहीं पाया या स्वामी प्रसाद मौर्य को उनको कद के हिसाब से वोट नहीं मिल पाया। कई बार ऐसा होता है कि माहौल और परिस्थितियां इस तरीके की होती हैं, सियासी लहर इस तरीके की होती है, उसमें कई बार जो है दूसरी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं बचती है। जैसे 2014 का आप लोकसभा का चुनाव जो है याद कीजिए, तो 2014 के लोकसभा चुनाव में इतनी प्रचंड मोदी लहर थी कि उसमें दूसरी पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश में दूर दूर तक कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं बची थी। तो इस बार का भी चुनाव जो था वो सीधे सीधे इंडिया बनाम एनडीए गठबंधन के बीच में था, इसलिए दूसरी पार्टियों के लिए कोई भी जगह नहीं बची, कोई भी सीटें नहीं मिली। तो ये अपने आप में कि इस बार के चुनाव में तो जो नुकसान हो गया है, अब आने वाले समय में फिर से इस तरीके के नुकसान न हो, आने वाले समय में इस तरीके का फिर से जो है सियासी घाटा न हो, इसको लेकर के अभी से जो है वो आने वाले समय को लेकर के भविष्य में किस तरीके की रणनीति रहेगी, उस पर अभी से विचार मंथन शुरू हो चुका है। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी में वापसी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी से फिर से वो अपनी राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में आकर के फिर से वो काडर के साथ जुड़ करके वो आगे की अपना जो है सियासी रास्ता, आगे की अपनी जो है वो राजनीति तय कर सकते हैं।
क्योंकि मौर्य जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस आइडियोलॉजी को वो बिलोंग करते हैं, जिस विचारधारा को वो अनुसरण करते हैं, तो वो विचारधारा केवल बहुजन समाज पार्टी में ही फिट बैठती है उनकी विचारधारा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जब वो भारतीय जनता पार्टी में गए तो 5 साल मंत्री रहे, भाजपा में भी रहे, लेकिन विचारधारा का कहीं न कहीं जो है भाजपा में टकराव हो रहा था। वो भाजपा में अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रहे थे। उसके बाद जब वो समाजवादी पार्टी में गए तो वहाँ पर भी हालांकि उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसके अलावा विधान परिषद में उनको समाजवादी पार्टी ने भेजा, लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले उनके रिश्ते जो है वो विधान 2022 में वो सपा ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 2024 आते आते समाजवादी पार्टी से भी उनके रिश्तों में जो है वो तल्खी आ जाती है। समाजवादी पार्टी ने हालांकि उनको राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद भेजा था, लेकिन उसके बावजूद भी सपा से जो है कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। और ये वैचारिक जो मतभेद होते हैं वो मनोज पांडे को लेकर के होते हैं। समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक जो होते हैं, ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे मनोज पांडे, वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से वैचारिक सवाल उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी में रह करके भी जिस तरीके से हिंदू धर्म के आडंबरों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, तो उन सब चीज़ों को लेकर के समाजवादी पार्टी के अंदर मनोज पांडे जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के जी के खिलाफ जो है वो लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद रिश्ते खराब होते 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 इतनी तल्खी आ गई कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अलग पार्टी बनानी पड़ी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद के सदस्य पद से इस्तीफा देना पड़ा। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का तो यहाँ तक कहना था कि अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है, जब पीडीए बनाया गया उसके 1 साल पहले ये कॉन्सेप्ट स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी को दिया था कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नाम पर जो है गोलबंदी करके लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए, तो उसके बेस पर जो है सपा को फायदा होगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना था कि जब वो समाजवादी पार्टी में सक्रिय थे तो उनके इस फॉर्मूले पर विचार नहीं किया गया और बाद में जो है अखिलेश जी इसी फॉर्मूले को लेकर के बाद में आते हैं। तो लेकिन तब तक रिश्ते बहुत ज़्यादा सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य के खराब हो चुके थे। तो फिलहाल जिस तरीके का भी सिनेरियो बन रहा है, जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें आज के वक्त और हालात में परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उसके हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य के पास अभी भाजपा में वो जा नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी से अभी अभी उनके रिश्ते खराब हुए हैं, तो अब उनके पास कांग्रेस में भी वो जा नहीं सकते हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी बॉन्डिंग अच्छी चल रही है। तो सपा और कांग्रेस को आप एक मान सकते हैं, भाजपा में वो जा नहीं सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति जो बचती है वो बहुजन समाज पार्टी बनती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत ही जो है वो सुलझे हुए नेता हैं और बहुत ही सुलझी हुई पॉलिटिक्स करते हैं। उनको राजनीति का जो है करीब 4 दशक का लंबा चौड़ा अनुभव है। वो विधायक भी रहे हैं, उसके अलावा मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष के भी तौर पर रह चुके हैं और बसपा में उन्होंने संगठन में काफ़ी जो है वो गहराई से काम किया है। उनको संगठन की बहुत अच्छी समझ है, संगठन चलाने का उनको बहुत अच्छा लंबा अनुभव है। तो अभी उन्होंने जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है, तो पहली चुनौती उनके सामने ये है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को 2027 में कम से कम कुछ सम्मानजनक सीटें जितवाएं। दूसरा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो वो सब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की वजह से जुड़े हैं। तो 2027 में अगर कुछ इस तरीके का फैसला होता है जिससे कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को नुकसान हो जाए, तो फिर वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए बड़ा नुकसान होगा, उनके संगठन के लिए बड़ा नुकसान होगा। तो अभी पहली प्राथमिकता स्वामी प्रसाद मौर्य जी की ये है कि वो कोई इस तरीके का फैसला लें जिससे कि उनकी जो पार्टी नई बनाई है उसमें कार्यकर्ता भी जुड़े रहें उत्साह के साथ। दूसरा, उनका भी आने वाले समय में सियासी कद बड़ा हो सके। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी उन्होंने जब कुशीनगर से चुनाव लड़ा था तो चंद्रशेखर आज़ाद से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो रिश्ते तो अच्छे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये आभास हो गया है, ये पता चल गया है कि रिश्ते अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन अगर जब तक किसी बड़ी पार्टी से, किसी बड़े बेस वोट बैंक की पार्टी से गठबंधन नहीं किया जाएगा, जनाधार जब तक नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है उत्तर प्रदेश में ना तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को जो है वो बड़ी सफलता मिल पाएगी और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई सियासी बड़ी सफलता मिल पाएगी।
तो चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं और इन चुनौतियों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को निपटना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ-साथ 2 और बड़े नेता हैं उनके साथ। एक तो उनकी खुद की बेटी संघमित्रा मौर्य हैं और दूसरे उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य हैं। ये संघमित्रा मौर्य जो हैं, ये बदायूं से 2019 से लेकर के 24 तक लोकसभा की सांसद भी रही हैं। हालांकि 2024 में उनका टिकट काट दिया गया, किसी और को दे दिया गया। उत्कृष्ट मौर्य, उनके कांग्रेस में भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, प्रियंका गांधी से मिल भी चुके हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने पहली बात तो उनका खुद का भी भविष्य है, वो जिस तरीके से समाज में उनकी पहचान, पद और प्रतिष्ठा है। तो पहली बात तो 2027 में उनको अभी चुनाव लड़ना है, उनको अपनी भी पहचान बरकरार रखनी है और उसके अलावा अब जो है उनकी अगली पीढ़ी, अगली विरासत जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, उनकी बेटी संघमित्रा वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं। आने वाले समय में 2027 के चुनाव में हो सकता है वो लोग कहीं से चुनाव भी लड़ें। लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, हो सकता है कि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उन पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी संघमित्रा मौर्य या उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य कहीं से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अभी इन पे हालाँकि कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर और वैसे जो है लोगों के बीच में इस तरीके की आम चर्चाएँ चल रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। अब वो अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का विलय करके साथ आते हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं। सिर्फ अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, उसके अलावा एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, इसके अलावा पल्लवी पटेल भी हैं। तो इस तरीके के 2-3 बड़े नेता, केशवदेव मौर्य भी हैं अपना दल वाले। तो ये 2-3-4 छोटी-छोटी जो पार्टियां हैं 2027 के चुनाव में ये बहुत बड़ा असर डालेंगी। खास बात ये है कि ये जो बड़े दलों की राजनीति है उनको ये छोटे दल बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो जिस तरीके से 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो आप सबको पता होगा कि अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से छोटे दल आए थे, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल आ गई थी उनके साथ, जयंत चौधरी उनके साथ आ गए थे, ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ गए थे, इसके अलावा संजय चौहान उनके साथ आ गए थे। तो इस तरीके के कई सारे छोटे दल जब समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, तो समाजवादी पार्टी विपक्ष की एक बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और उसके अलावा वो मुख्य लड़ाई में थी। तो कुछ इसी तरीके के समीकरण 2027 में भी बन सकते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी छोटे-छोटे दलों को मिला करके अपने साथ गठबंधन करती है, तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा, वो जो है उसमें बहुजन समाज पार्टी भाजपा के सामने कड़ा मुकाबला पेश करेगी और मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर सामने जो है वो लड़ाई में चुनौती दे सकती है। तो फिलहाल आने वाले दिनों में देखना होगा किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। जो चर्चाएँ चल रही हैं या सोशल मीडिया पर जिस तरीके की जो है खबरें आ रही हैं वो सच साबित होती हैं या फिर इन पे आगे आने वाले समय में क्या फैसला होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी आकाश आनंद को 23 जून को बहन जी ने कमान दी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी वापस आते हैं, बसपा के साथ फिर से राजनीति शुरू करते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी। क्योंकि आकाश आनंद के पास सबसे बड़ी चुनौती है कि बहुजन समाज पार्टी के संगठन को फिर से पुराने तरीके से सक्रिय करना और इसको सक्रिय तभी किया जा सकता है जब इसमें कई सारे पुराने चेहरों को वापस लाया जाए, उनको जो है बड़े पद दिए जाएँ, उनके ऊपर विश्वास जताया जाए और उनको फिर से जो है अगली पंक्ति में ला करके उनको जिम्मेदारियां दी जाएँ। तो इससे आने वाले समय में बसपा को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।